नमस्कार दोस्तों भारत के नॉर्थ ईस्ट में और ये जो तिब्बत का हिस्सा आप देख रहे हो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम स्टार्ट होने जा रहा है। आप सब जानते हैं कि चाइना ने निर्णय लिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम भारत के बॉर्डर के पास बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है, भारत इसके लिए कंसर्न होगा और इसी को देखते हुए कल यहाँ पर खबर आई है कि भारत ने 77 बिलियन डॉलर का, जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का जो पूरा हाइड्रो प्लान है वो बनाया है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। यहाँ पर बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में जो बड़े बड़े डैम्स हैं वो बनाने का निर्णय लिया गया और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन की मैं बात कर रहा हूँ, अगले 20 साल की। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, भारत यहाँ पर क्या क्या करने वाला है, किस तरह से काउंटर हम करेंगे, क्या कंसर्न है, वो सब कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, देखिए स्टडी आईक्यू ने डिसाइड किया है दिवाली एक्सटेंडेड सेल का, जहां पर 31 अक्टूबर तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पर आपको मिलेंगे। मतलब आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये जो बैचेस हैं, चाहे 2027 का हो, 28 का हो, कोई भी साल का आप ले सकते हैं। और ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए भारत ने अनाउंस किया है मैसिव 77 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब 6.4 ट्रिलियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूं, 6.4 लाख करोड़ रुपीस भी आप इसको कह सकते हो। ये हाइड्रो पावर और ट्रांसमिशन प्लान है जो कि 76 गीगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रखता है। मतलब ब्रह्मपुत्रा जो बेसिन आप देख रहे हो ना, यहां से जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है नदी, तो उसके बाद यालुंग सेंगपो कहते हैं, आप सब जानते हैं, चाइना के अंदर, तिब्बत के अंदर, और जब भारत में एंटर करती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका पूरा का पूरा जो बेसिन है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 76 गीगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं। तो ये जो डिसीजन है वो तब आया है जब चाइना अपना जो कंस्ट्रक्शन है जायंट डैम अपस्ट्रीम में, यालुंग सेंगपो में, वो बनाने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, वाटर सिक्योरिटी, कई तरह के कंसर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भारत का प्लान है क्या। देखो हमारा प्लान यह है कि 76 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। अब ये दो तरीके से होगा। पहला है 64.9 गीगावाट, जो कन्वेंशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, उससे हम जनरेट करेंगे 64.9 गीगावाट। और बाकी का जो 11.1 गीगावाट है ये पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के थ्रू होगा। अच्छा, इसको समझ लीजिए, स्पेशली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट होता क्या है, आप समझिए। इसके अंदर दो रिजर्वॉयर बनाए जाते हैं। एक रिजर्वॉयर होता है नीचे पहाड़, मतलब नीचे की तरफ, लोअर रिजर्वॉयर कहते हैं, और एक होता है ऊपर की तरफ, अपर रिजर्वॉयर। अब मान लीजिए आपके पास अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है, आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, एनफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो बाकी का जो इलेक्ट्रिसिटी अभी बचा हुआ है वो आप इस्तेमाल करते हो कि नीचे वाला जो पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है इसको पंप करके ऊपर वाले रिजर्वॉयर पर ले जाया जाए, क्योंकि अभी आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है, आप मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब आगे चलकर आपको इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी, जब डिमांड ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो उस केस में ये जो ऊपर पानी पहुंचा हुआ है उसको आप नीचे की तरफ फ्लो छोड़ते हो, फ्री फ्लो में। तो ग्रेविटी की वजह से जब ये नीचे की तरफ आता है तो टरबाइन मूव होता है और जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो इससे आप और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसी को कहा जाता है पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। इससे हम 11.1 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे। टोटल बताया जा रहा है कि 208 लार्ज डैम, बड़े बड़े 208 डैम्स, ये 12 सब बेसिन में नॉर्थ ईस्ट के अंदर बनाए जाएंगे। और मेन कंट्रीब्यूटर होगा अरुणाचल प्रदेश। मतलब 76 गीगावाट में 52 गीगावाट पोटेंशियल अकेले सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में है। और ये कब तक टाइमलाइन है, ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूं अगले 20 साल की, 2047 तक की। और इसका टोटल कॉस्ट मैंने आपको बता दिया, 6.4 लाख करोड़ रुपीस। अच्छा, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको दो फेज में बताया जा रहा है। पहला जो फेज है वो अभी 2025 से लेकर 2035 के बीच में, मतलब इन 10 सालों में 1.9 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। इसमें जो अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट्स हो गया, प्रायोरिटी वाले जो डैम्स हो गए, ट्रांसमिशन लाइन्स हो गया, की वो सब बनाया जाएगा। फिर फेज 2 होगा आपका 12 साल का, 2035 से 2047 के बीच में, जहां पर 4.5 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे, जहां पर इसको फर्दर एक्सपैंड किया जाएगा, पंप स्टोरेज बनाए जाएंगे, ग्रिड की स्ट्रेंथनिंग की जाएगी। और यहाँ पर अलग अलग एजेंसीज आप देख सकते हो। इसके अलावा कई पब्लिक सेक्टर जो यूटिलिटीज
हैं और साथ ही साथ कई प्राइवेट पार्टनर्स को भी जोड़ा जाएगा इसको पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए। जो पूरा प्लान है इट बेसिकली हेविली इन्वेस्ट इन ट्रांसमिशन कॉरिडोर, क्योंकि जब आप इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो तो आपको बहुत बड़ा ट्रांसमिशन कॉरिडोर चाहिए होता है ताकि वो इस इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाए। तो नॉर्थ ईस्ट की पूरी सूरत यहाँ पर बदलने वाली है, बहुत बड़ा प्लान है ये। अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चाइनीज कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि चाइना का प्रोजेक्ट क्या है। चाइना बेसिकली मल्टी डैम हाइड्रो पावर कैस्केड यारलुंग सैंगपो रिवर पर बना रहा है, वो भी बहुत सारे जो डैम्स हैं, मतलब ये आप देख सकते हो यारलुंग सैंगपो जहाँ से स्टार्ट होता है और पूरा जो तिब्बत वाला रीजन है यहाँ पर कई सारे डैम्स बना रहा है। लेकिन स्पेशली जिस डैम की हम बात करें ना, जो सबसे बड़ा डैम होगा दुनिया का, मेडॉग हाइड्रो पावर स्टेशन, जहां पर 60 गीगावाट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लान्ड डैम्स, और ये बेसिकली आप सब जानते होंगे ग्रेट बेंड कहते हैं इसको। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर यारलुंग सैंगपो जो है, जब ये मुड़ता है भारत में आने के लिए तो ये इसको ग्रेट बेंड कहा जाता है। अगेन मैं आपको इसका रियल तस्वीर दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो इस तरह से पूरा यू टर्न लेता है पूरा जो रिवर है। तो यहीं पर इसी पर्टिकुलर ग्रेट बेंड पर जो है ये पूरा ये जो डैम मैंने आपको बताया सबसे बड़ा वो बनाया जाएगा। अच्छा, इसमें टोटल चाइनीज इन्वेस्टमेंट आप सोचिए, हम तो बात कर रहे हैं $77 बिलियन की ना, ये लोग खर्च करने वाले हैं $167 बिलियन। और ऑफिशियली इसको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बोला जा रहा है कि यहाँ पर चाइना जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, पानी को रोकेगा नहीं। लेकिन हाँ, कंसर्न है और चाइना पर आप विश्वास नहीं कर सकते। तो ये जो डिज़ाइन है ये अलाउ करता है कि जो टाइमिंग है, वॉल्यूम ऑफ डाउनस्ट्रीम रिलीज है, मतलब पानी को जब चाहे वो यहाँ पर रोक सकता है चाइना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चाइना कर सकता है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। और भारत का कंसर्न क्या है? भारत का कंसर्न यही है कि क्या आगे चलकर जब लीन मंथ्स होगा, मतलब जब भारत के अंदर पानी कम होता है, इन एरियाज में सूखा पड़ता है, तब क्या पानी स्टोर कर लेगा चाइना, वो उसको रिलीज नहीं करेगा? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। या फिर मान लो जब बारिश हो रही है, मानसून का सीजन है, ऑलरेडी बहुत सारा पानी है, तो चाइना ने अचानक से और ज़्यादा पानी छोड़ दिया जिसकी वजह से बाढ़ की सिचुएशन आ जाएगी। डेटा शेयरिंग ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चाइना हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता है। स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है भारत के नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश दोनों के लिए। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि भारत ये $77 बिलियन का हाइड्रो प्लान क्यों लेकर आया है? सबसे पहला तो यही है कि हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। भारत का एम यह है कि हाइड्रो स्ट्रैटेजिक डिटरेंस बनाया जाए, मतलब चाइना जितना ही यहाँ पर हम उसको मैच करना चाहते हैं ताकि हमारे पास कैपेसिटी आए। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे बड़े बड़े डैम्स हों ताकि कल के डेट में अगर चाइना छेड़खानी करता है तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। यहाँ पर अगर वो पानी नहीं रिलीज करेगा तो हमारे पास जो पानी स्टोर होगा हम उसको रिलीज कर देंगे अपने लोगों के लिए। अगर मान लो यहाँ पर चाइना अचानक से पानी रिलीज करता है तो हमारे पास इतने सारे डैम्स होंगे कि हम उसको अच्छे से रोक सकें ताकि फ्लड ना आए। तो ये हम करना चाहते हैं। दूसरा है एनर्जी सिक्योरिटी और डीकार्बोनाइजेशन। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बेसिकली आज के डेट में आप देखोगे तो भारत सरकार ने इसको रिन्यूएबल एनर्जी में लाया हुआ है और सरकार का एम यही है कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी हमें चाहिए 2030 तक। नेट जीरो एमिशन हम 2070 तक चाहते हैं, तो वो इससे पॉसिबल हो पाएगा। रीजनल डेवलपमेंट होगा, इतना सारा पैसा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नॉर्थ ईस्ट की काया पलट हो सकती है। क्लाइमेट रेजिलियंस, मतलब मल्टीपर्पज जो डैम है वो मॉनसून वाटर को स्टोर कर सकते हैं और ड्राई सीजन में रिलीज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर जैसे चाइना को लेकर कंसर्न है, वैसे अगर भारत इतना सारा इन्वेस्टमेंट करेगा, इतने सारे डैम्स बनाएगा, तो एनवायरनमेंट को भी खतरा होगा, जियोलॉजिकल रिस्क भी होगा। सबसे पहला है सेस्मिक, मतलब कि ईस्टर्न हिमालयाज ये वर्ल्ड के मोस्ट सेस्मिकली एक्टिव जोन है, लगातार भूकंप वगैरह आते ही रहते हैं। तो बड़े बड़े रिजर्वायर बनने से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है, स्लोप फेलियर हो सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो है स्टीप स्लोप पर, अनस्टेबल टेरेन में, वहाँ पर सेफ्टी का बड़ा खतरा रहता है कि कभी भी मलबा गिर जाए। इसके अलावा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, मतलब फॉरेस्ट डूबेंगे, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट सबसे घना है ना, आप समझिए बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो उसको काफ़ी इम्पैक्ट होगा। लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो सकता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का। और फिर है सोशो कल्चरल इम्पैक्ट, मतलब कि ट्राइबल्स जो हैं, इंडिजिनस कम्युनिटीज़, वो डिस्प्लेस होंगे, उनको वहाँ से हटाया जाएगा। एंसेस्ट्रल जो लैंड है वो लूज़ कर जाएंगे, कल्चरल आइडेंटिटी उनका लूज़ हो सकता है। बहुत सारे जो लोकल प्रोटेस्ट हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर मैं पॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करूँ तो क्या है कि लोकल अपोजिशन हो सकती है। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं
उनको डर रहेगा लाइवलीहुड के खतरे का, और इसीलिए वो इसको चैलेंज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी बन जाता है कि लोकल राइट्स और नेशनल सिक्योरिटी दोनों को आपको कैसे बैलेंस करके चलना है। इसके अलावा एनवायरमेंटल क्लियरेंस में भी डिले आ सकता है। पास्ट में देखा गया है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से प्रोजेक्ट पास नहीं होते हैं। लैंड एक्विजिशन और रिहेबिलिटेशन का भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो देखना है कि सरकार ये कैसे कर पाती है। लेकिन हाँ, इसके अलावा टेक्निकल हर्डल्स भी हैं, फाइनेंशियल हर्डल्स भी हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन इतने स्लोप पे माउंटेनियस ट्रेन में इतना आसान थोड़ी होने वाला, क्या भारत कर पाएगा? इसके अलावा जब भी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डिले होता है तो कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी तो $77 बिलियन बोला जा रहा है, क्या ये $200 बिलियन तक पहुंच सकता है? कुछ पता नहीं है ना, भारत में जिस तरह का हमेशा से रहा है चीज़ें। फिर इसके अलावा 6.4 लाख करोड़ की हम बात करें अगले 20 सालों में, तो ये सिर्फ सरकार नहीं पे कर सकती, इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन, सभी की भागीदारी जरूरी हो जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर लास्ट में एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत से लोगों को ये सोचते होंगे कि जो चाइना ये मेडॉक डैम बना रहा है, पूरा कंस्ट्रक्शन कर रहा है पावर स्टेशन, तो ये भारत को कितना इम्पैक्ट कर सकता है, क्या भारत को इम्पैक्ट करेगा? देखो, वैसे अगर आप देखोगे ना, जो ब्रह्मपुत्रा का पानी है हमारे देश में, जो ब्रह्मपुत्रा वाला सेक्शन है, वो ज़्यादातर रेन फेड होता है। मतलब सिर्फ 20 to 30% ही पानी ऐसा है जो तिब्बत से होकर भारत में आता है। बाकी 70 to 80% ये बारिश की वजह से पानी हमें मिलता है ब्रह्मपुत्रा नदी में। तो चाइना हमें फुल्ली चोक नहीं कर सकता, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है राउंड द ईयर। लेकिन हाँ, चाइना चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है। कैसे? एक तो ये है कि ड्राई सीजन के समय वो पानी को होल्ड कर लेगा डैम के थ्रू, जिसकी वजह से भारत में स्कैर्सिटी हो सकती है। और मॉनसून के समय जब ऑलरेडी बहुत सारा पानी है, तब वो अचानक से रिलीज कर सकता है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा खतरा है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि क्या पानी कम वो वैसा हो जाएगा पूरे साल भर में, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रह्मपुत्रा का पानी 70 to 80% हमें बारिश के थ्रू ही मिलता है। तो भारत का प्लान यही है कि बफर बनाया जाए ताकि इस तरह के चैलेंजेस से हम जूझ सकें। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा कि सरकार ने अभी रिसेंटली ये जो प्लान लाई है वो एग्जैक्टली है क्या, क्यों हम ये कर रहे हैं। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2024 से लेकर 2034 ये कौन सी चीज़ों पर एम्फसाइज करता है, ये आपको बताना है इनमें से। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, स्पेशली इस सेल के दौरान 31 अक्टूबर तक आपके पास समय है, ये फोन नंबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर कॉल करिए, मेरी टीम अच्छे से आपको गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, चाहे 2027 हो 28 हो, किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।